हेलो एवरीवन। हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें से हमने कुछ टर्म्स कवर कर ली थी। एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी टर्म्स हमने कवर कर ली थी। हमने कवर कर ली थी बिजनेस ट्रांजेक्शन, नंबर 2 अकाउंट, कैपिटल, ड्राइंग्स, लायबिलिटीज, एसेट्स, रिसिट्स, एक्सपेंडिचर, नाइन्थ एक्सपेंस। अब नेक्स्ट आती है, हमने एक्सपेंस तक कवर कर लिया था। अब जो टर्म है नेक्स्ट वो है इनकम। रिसिट्स हमने देख ली थी, दो टाइप की थी, रेवेन्यू रिसिट्स और कैपिटल रिसिट्स। एक्सपेंडिचर दो टाइप के थे, तीन टाइप के थे एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर थे हमारे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस भी दो टाइप के थे, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये सारी टर्म्स हमने देख ली थी। अब नेक्स्ट आती है इनकम। इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। प्रॉफिट, इनकम इज द प्रॉफिट। इनकम क्या होती है हमारी, जो हमने प्रॉफिट अर्न किया है अकाउंटिंग पीरियड में। इन अदर वर्ड्स, द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। रेवेन्यू एंड एक्सपेंस इज टर्म एज, इसे क्या कहते हैं, इनकम। टर्म एज इनकम। जो हमारी रेवेन्यू और एक्सपेंस के बीच का डिफरेंस होता है वो हमारी क्या होती है, इनकम। और इनकम क्या होती है, इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड. It is a broader term than a profit, include profit from activities other than its operating activity. देखो, एक तो होता है इनकम, एक होता है प्रॉफिट। तो इनकम बड़ी टर्म है, इनकम बड़ी टर्म है, ये ब्रॉडर है। इनकम के अंदर प्रॉफिट आता है, इनकम के अंदर प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो इनकम एक ब्रॉडर टर्म है। It is a broader term than the term profit and includes profit from activities other than its operating profit. इनकम में वो वाली इनकम भी आती है जो other than its operating activity. जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब क्या, जो भी एक्टिविटी हमारा बिजनेस करता है, हमारा बिजनेस में सेल हो रही है, सर्विस प्रोवाइड हो रही है, तो उस एक्टिविटी के अलावा हमें कोई और इनकम भी होती है तो वो भी हमारी, हमें कोई और प्रॉफिट होता है तो वो भी हमारी इनकम में इंक्लूड होता है। तो इसलिए हमारी ये इनकम ब्रॉडर टर्म होती है। एग्जाम्पल, सपोज करो गुड्स की कॉस्टिंग है 15,000 रुपए। गुड्स की कॉस्टिंग कितनी की है, 15,000 रुपए की। हम कितने का सामान खरीद के लाए, 15,000 रुपए का, और हमने इसे बेच दिया, सेल आउट कर दिया 21,000 रुपए का, ठीक है। तो 15,000 क्या है, एक्सपेंस। हमने 15,000 रुपए खर्च करके सामान लेके आए और हमने 21,000 का बेच दिया, तो 21,000 क्या है, रेवेन्यू। क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा है, इनकम क्या है, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। तो जो हमें सेल करके पैसे मिले वो हमारा रेवेन्यू है, और जो हम पैसा खर्च करके सामान लेके आए वो हमारे एक्सपेंस है। तो कितने का आपको यहाँ पे, एक्सपेंसेस द सेल ऑफ गुड 21,000 इज रेवेन्यू, द डिफरेंस 6,000 इज इनकम। तो यहाँ इनकम कितनी हो गई, 6,000 रुपीज की, सॉरी। इट कैन देयरफॉर बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू
माइनस एक्सपेंस। ठीक है, एक्स इनकम क्या होती है? इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। रेवेन्यू हमारा क्या हुआ? जो हमने गुड्स सोल्ड करे 21,000 रुपए के, और जो हमारे गुड्स खरीद के लाए 15,000 रुपए के। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? 15,000 रुपए। जो गुड्स हमें सेल करनी है उसकी कॉस्ट कितने की है? 15,000 रुपए की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है? जो गुड्स हमें सेल करनी है उसकी कॉस्ट क्या है, मतलब कितना खर्चा करके हम उसे लेके आए। ठीक है, तो हमारा ये क्या कदम होता है? इनकम। इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। इन अदर वर्ड्स, द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस इज टर्म एज इनकम. It is a broader term than the term profit and includes profit from activities other than its operating activities. ठीक है, अब आता है इनकम के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉफिट। नेक्स्ट क्या आता है? प्रॉफिट। हमने अभी क्या पढ़ा था? इनकम। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। प्रॉफिट का मतलब होता है जो भी हमने अर्न किया फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मतलब जो भी बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसको उस उस एक्टिविटी को करके जो भी आपको इनकम अर्न हुई, पैसा अर्न हुआ, वो प्रॉफिट है। और इनकम इनकम क्या थी? इनकम में ये वाला ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाली तो आती है, प्लस इसमें कोई और इनकम भी है तो वो भी इंक्लूड हो जाती है। बिजनेस को कोई और इनकम हुई तो वो भी इंक्लूड हो जाएगी, लेकिन यहाँ प्रॉफिट में ये नहीं, क्योंकि इनकम मतलब प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस अदर देन प्रॉफिट फ्रॉम अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। प्रॉफिट का मतलब होता है इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और इनकम का मतलब होता है इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्लस इनकम फ्रॉम अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझ आया इनकम और प्रॉफिट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और इनकम का मतलब होता है इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्लस इनकम फ्रॉम अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो हम कौन से टर्म पढ़ रहे थे? प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स द इनकम अर्न बाय द बिजनेस from its operating activities, that is activities carried out by an enterprise to earn profit. जो भी enterprises, जो भी business अपनी activities को करता है profit earn करने के लिए। For example, profit earned from sale of goods or rendering of service. हमें प्रॉफिट कहाँ पे होएगा? कहाँ से होगा? सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। इसलिए मतलब क्या होता है? ये हमारा होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब हमारे बिजनेस, हमारा जो बिजनेस है वो जो भी एक्टिविटी करता है उस एक्टिविटी के होने पे जो हमें प्रॉफिट होता है, वो जो हमें मुनाफा होता है, जो हमें इनकम होती है, वो हमारा प्रॉफिट होता है। यहाँ पे केवल बिजनेस एक्टिविटी आती है। अगर आपकी बिजनेस की एक्टिविटी क्या है? सेल करने की, आप गुड्स सेल करते हो, तो वो जो गुड्स सेल करके आपको प्रॉफिट हुआ, वही आप जो आपको गुड्स सेल करके इनकम हुई, वही आपका प्रॉफिट है।
ठीक है, अगर आपका काम है कोई सर्विस प्रोवाइड करने का, तो आप जो जैसे सलून है आपका या कोई और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो आप, तो उस सर्विस को प्रोवाइड करने के बाद जो भी आपको इनकम अर्न होती है वो आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट में केवल वही आता है जो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, जो बिजनेस, जिस चीज का आपका बिजनेस है। ठीक है, अब प्रॉफिट को भी ना फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट 2 टाइप के होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा था, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा था। हम इसमें बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं, छोटा सा फॉर्मेट में बना के दिखा रही हूँ आपको। ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट या फिर बाय ग्रॉस लॉस। ठीक है, अब इस पोर्शन को हम कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। हम अपना ग्रॉस लॉस यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, यहाँ पे अकाउंट को इक्वल कर देते हैं, सबका टोटल करके यहाँ लिख देते हैं। फिर ये वाला ग्रॉस लॉस यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। सिर्फ आपको देखना है, बहुत ज्यादा चीजें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप बस देखते जाइए क्या हो रहा है, चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। और यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, फिर यहाँ पे आएंगे सारे टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अभी हम पढ़ेंगे आगे डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, लेकिन अभी के लिए आप समझ लो कुछ एक्सपेंसेस डायरेक्ट होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस आपके जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं आपके, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है और नीचे वाला पोर्शन आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, इसे हमेशा साथ में बनाते हैं, हमेशा ये ऐसे ही बनता है। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नीचे वाला होता है, तो हमारे जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो हमारे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और बाय इनडायरेक्ट इनकम, कोई भी आपकी इनडायरेक्ट इनकम है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। इस सब के आने के बाद यहाँ पे आता है टू नेट प्रॉफिट। यहाँ पे क्या आता है, नेट प्रॉफिट, या फिर क्या आएगा, बाय नेट लॉस। और फिर यहाँ पे इनका टर्म, यहाँ पे ये इक्वल हो जाता है दोनों का अमाउंट। ठीक है, तो हम ये वाली टर्म पढ़ेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। हमने भी देखा ना प्रॉफिट 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। तो ये होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ये होता है नेट प्रॉफिट, अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन एक जस्ट छोटा से फॉर्मेट में एक्सप्लेन करा है। ट्रेडिंग इन P&L अकाउंट है ये, इसमें जब तक हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं तो ये ट्रेडिंग अकाउंट होता है, उसके बाद यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल कर देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ग्रॉस लॉस इधर ट्रांसफर कर देते हैं, जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो यहाँ लिख देते हैं, और जितने भी इनडायरेक्ट इनकम है वो यहाँ लिख देते हैं। यहाँ सारी इनकम आ गई भाई, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इनडायरेक्ट इनकम आ गई। इस इनकम में से सारे खर्चे माइनस कर देंगे, इसका टोटल करके इसमें से खर्चे माइनस कर देंगे। सपोज करो इन सबका टोटल आया है 10 और यहाँ है 8, तो नेट प्रॉफिट इतना क्या आ गया, 2 रुपए का। या इसका उल्टा होता, लॉस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस मिला के आ रहा है 10, और यहाँ पे इनकम है मेरी 8 रुपए की या 7 रुपए की। इनकम मेरी कितनी की, 7 रुपए की, तो लॉस कितने का आ गया, 3 रुपए का। भाई खर्चे ज्यादा हो गए, इनकम कम हुई तो लॉस आएगा। और यहाँ पे क्या था, इनकम ज्यादा थी, इनकम ज्यादा थी, खर्चे कम थे, तो प्रॉफिट आएगा। कुछ भी हो सकता है, या तो प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। तो
ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, यहाँ पे हमारी इनडायरेक्ट इनकम आती है। जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर देते हैं तो आपके पास नेट प्रॉफिट आता है। वैसे ही जब हम सारे ग्रॉस लॉस में से सारी इनडायरेक्ट इनकम माइनस कर देते हैं तो नेट लॉस आता है। ठीक है, अब बुक से पढ़ते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम सेल और सर्विसेज रेंडर एंड इट्स डायरेक्ट कॉस्ट। इसका मतलब क्या है? रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट कॉस्ट। तो क्या आ जाता है? जीपी। मैंने यही बोला, डायरेक्ट एक्सपेंस वाले ये सब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये तो देखो एक्सपेंस है, ये हमारे ओपनिंग स्टॉक है, ये हमारे परचेज हम खरीद के लाए, ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो हम जब सेल्स में से ये माइनस कर देंगे खर्चे रेवेन्यू, तो हमारा क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। अभी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को मत समझो, मतलब सपोज, मतलब इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है रेवेन्यू, ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो, परचेज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स में सेल माइनस कर दो, तो भी प्रॉफिट निकल के आता है। तो अब सीधा सीधा समझो, ये जो पूरा रेवेन्यू आएगा हमारा, ये जो इधर साइड हमारा पूरा रेवेन्यू, और ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस। जब हम डायरेक्ट, यहाँ पे क्या लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट में? डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस की बात नहीं कर रहा है वो, डायरेक्ट कॉस्ट की बात कर रहा है। तो डायरेक्ट कॉस्ट में सब इंक्लूड होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस ये है और ये सारे क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट। तो जब हम रेवेन्यू में से डायरेक्ट कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट बुक से एक बार और पढ़ लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम सेल एंड और सर्विस रेंडर्ड एंड इट्स डायरेक्ट कॉस्ट। फिर आता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग टोटल एक्सपेंस फ्रॉम द टोटल रेवेन्यू ऑफ द एंटरप्राइज। इन केस टोटल एक्सपेंस इज मोर देन द टोटल रेवेन्यू, इट इज नेट लॉस। इसने शॉर्ट में कैसे, मतलब शॉर्ट में नहीं, इसने कैसे बताया है कि आपका जितना पूरा रेवेन्यू, ये तो सिर्फ फॉर्मेट है, हम आगे आके देखेंगे। इन्होंने सिंपल में समझाने के लिए क्या बोल दिया, नेट नेट प्रॉफिट क्या होता है? जब आपका सारा रेवेन्यू, सारे रेवेन्यू में से सारे खर्चे माइनस हो जाते हैं। मतलब सारे रेवेन्यू, मतलब आपका जितना भी सेल्स है, आपकी इनडायरेक्ट इनकम हुई है, जो भी हुई है, जितनी भी टोटल इनकम है, टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू, जितना भी टोटल रेवेन्यू है, उस टोटल रेवेन्यू में जितने भी कॉस्ट हैं, खर्चे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जितने भी खर्चे हैं वो सब माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आ जाएगा। या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हो कि ग्रॉस प्रॉफिट में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दोगे, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दोगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। एक्चुअल में हम ये पढ़ते हैं, ये हमारा एक्चुअल प्रैक्टिकल है जो हम करेंगे आगे। हमें क्वेश्चन भी इसी फॉर्मेट में करने हैं, उसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ऐसे ही निकालना है। तो ये वो चीजें जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो नेट प्रॉफिट कब निकलेगा? जब हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी माइनस हो जाएंगे, तब नेट प्रॉफिट निकलेगा। इतना समझ में आता है? प्रॉफिट मतलब क्या होता है? इनकम अर्न फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जितनी भी इनकम होती है वो हमारी प्रॉफिट होती है। प्रॉफिट दो टाइप के होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। जब हम डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करते हैं रेवेन्यू में से तब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और जब हम सारे इनडायरेक्ट माइनस कर देते हैं तब हमारा नेट प्रॉफिट आता है। ठीक है, अब अगला आता है गेन। हमने इनकम पढ़ लिया, हमने प्रॉफिट पढ़ लिया, अब आता है गेन। मतलब ये सारी टर्म्स ना मिली जुली हैं। गेन का मतलब भी कमाना, प्रॉफिट का मतलब भी इनकम कमाना, इनकम का मतलब भी क्या हमने कमाया। तो इनमें ना थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे इसमें क्या है, इनकम मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्रॉफिट का मतलब क्या था? इनकम फ्रॉम ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना। तो
इन दोनों में तो इतना ही डिफरेंस था। प्रॉफिट का मतलब वो होता है कि जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमें इनकम हुई वो हमारा प्रॉफिट होता है। इनकम क्या होता है? जो भी इनकम हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हुई या जो इनकम हमें अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हुई, उन दोनों को मिला के हमारी इनकम होती है। अब देखते हैं गेन क्या होता है। Gain is the increase in owner's equity resulting from something other than the day-to-day earning from irregular or non-recurring nature. Stating differently, it is the profit that arise from transactions which are not in the operating activity of the business but are incidental to it, such as gain on sale of land, machinery or investment. देखो, हमारा गेन क्या होता है? जब हमारा गेन होता है तब ओनर्स की इक्विटी इंक्रीज हो जाती है। ओनर्स की इक्विटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और ये जो हमारा रेगुलर काम है, रेगुलर एक्टिविटीज है, ये वहां से नहीं होता है। गेन रेगुलर एक्टिविटी से नहीं होता है। जो एक्टिविटी आपकी डे बाय डे होती है, डे टू डे आपकी जो एक्टिविटी होती है, डे टू डे जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं, वहां से ये नहीं होता है। और ये नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। नॉन रिकरिंग नेचर की मतलब जो एक्टिविटीज बार बार नहीं होती हैं, अगेन एंड अगेन नहीं होती हैं, ये नॉन रिकरिंग एक्टिविटीज है। भाई सेल आप रोज करते हो, है ना, सेल आप रोज करते हो। आपने सेल आपकी डे टू डे एक्टिविटी है, ठीक है। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, आपको हर महीने, एवरी मंथ, डेली नहीं हो रहा लेकिन हर महीने हो रहा है, ठीक है। और इंटरेस्ट आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। भाई आपका बिजनेस इन्वेस्ट करने का थोड़ी ना है, आपका बिजनेस तो सेल करने का है। सेल करके हमने मुनाफा कमाया, हमने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, इन्वेस्ट से हमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो इंटरेस्ट हमारी हो गई अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन इससे भी अलग कोई इनकम, इससे भी अलग कोई गेन है तो वो आता है। जैसे ये हमारा रिकरिंग है, बार बार हो रही है, हर महीने हो रही है, ये हमारी डेली हो रही है, ये भी हमारी रिकरिंग है। भाई हमारी सेल डेली होती है, सेल हमारी डेली होती है तो रिकरिंग नेचर की हो गई। इंटरेस्ट भी हमें हर महीने मिल रहा है, इंटरेस्ट भी हमें हर महीने मिल रहा है, ये भी रिकरिंग नेचर की हो गई। तो नॉन रिकरिंग कौन सी बची? भाई सेल आप रोज कर रहे हो, वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। आपके बिजनेस में आपको सेल हुआ, अच्छा पैसा आपने कमाया, उस पैसे को आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, वो इन्वेस्ट आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपका बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने का तो नहीं है ना, आपका बिजनेस तो सेल करने का है। तो आपकी ऑपरेटिंग क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेल करने की। लेकिन आपने अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या हो गई कि आपने क्या करा, पैसा इन्वेस्ट कर दिया, और इस इन्वेस्टमेंट से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और वो आपको हर महीने मिल रहा है, तो वो भी आपकी रिकरिंग एक्टिविटी हो गई और वो आपकी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं। अब गेन में क्या आएगा? जैसे कि इसमें आता है सेल ऑफ लैंड, ठीक है, सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ एसेट्स, कोई और फिक्स फर्नीचर, द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या लैंड आप हर महीने सेल करोगे या साल में 2-3 बार कर दोगे? आपका बिजनेस नहीं है, आप प्रॉपर्टी डीलर नहीं हो। आपका बिजनेस क्या है? सेल करने का है, गारमेंट सेल्स का या फिर बेडशीट सेल का। आपका बिजनेस क्या है? सेल परचेज का, ठीक है। सेल्स वो भी क्या? गारमेंट्स, गारमेंट सेल कर रहे हो आप, गारमेंट्स सेल कर रहे हो आप, तो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? गारमेंट्स का सेल करना। लैंड सेल करना आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? नहीं, लैंड सेल करना आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो नॉन रिकरिंग है, बार बार नहीं होती है, ठीक है। सेल ऑफ मशीनरी, मशीन बिल्कुल खराब हो गई, अब आपको सेल करनी पड़ रही है, तो क्या आप
हर महीने या डेली मशीन सेल करोगे अपने फैक्ट्री की? नहीं, आप जब वो मशीन की खराब हो जाएगी या हमें लगेगी एक्स्ट्रा तब हम उसे सेल करेंगे। तो ये एक्टिविटी नॉन रिकरिंग है क्योंकि ये बार बार नहीं होती है। इतना समझ आता है? एक बार पढ़ लेते हैं। गेन इज द इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी रिजल्टिंग फ्रॉम समथिंग अदर देन द डे टू डे अर्निंग फ्रॉम इरेगुलर और नॉन रिकरिंग नेचर। इस सेल को, मशीन को सेल करने पर, सपोज करो मशीन की वैल्यू थी 10,000 रुपए। अब गेन कैसे होगा? और हमने इसे सेल कर दी 11,000 रुपए की, तो 1,000 रुपए का क्या हो गया ये? गेन। तो इससे क्या हुआ? ऑनर्स की इक्विटी बढ़ गई भाई। उसने सोच रखा था मुझे 10,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन मिल उसे 11,000 रुपए गए। तो 10 तो उसकी एक्सपेक्टेशन थी, 1,000 उसे एक्स्ट्रा मिले, तो ये उसकी गेन हुई। इसकी वजह से इसकी ओनर्स की इक्विटी बढ़ गई। ऑनर की इक्विटी बढ़ गई ना इस वजह से। भाई उसकी कैपिटल बढ़ गई, उसने जो पैसा लगाया था उसमें 1,000 रुपए उसे फालतू मिल गए, तो उसकी पैसे, ओनर्स की इक्विटी बढ़ गई यहाँ पे। ये से एक अनएक्सपेक्टेड इनकम है। भाई उसने 10,000 की सोच रखी थी, बिकी 11,000 की, तो उसे गेन कितने का हो गया? 1,000 रुपए का। ठीक है। तो gain is the increase in the owner's equity resulting from something other than the day-to-day earning from irregular or non-recurring nature. Stating differently, it is a profit that arises from the transactions which are not the operating activities of the business but are incidental to it, such as gain on sale of land, machine or investment. हमने लैंड सेल किया, सपोज करो लैंड था 1.5 लाख रुपए का, और हमने इसे सेल कर दिया 2 लाख रुपए का, तो भाई कितने का गेन हुआ? 50,000 रुपए का। ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? इनकम, प्रॉफिट और गेन। भाई जहां से आपको इनकम हुई है वहां से आपको नुकसान भी हो सकता है। इन तीनों केस में आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। नेट प्रॉफिट आया है तो नेट लॉस भी आ सकता है, गेन आया है तो लॉस भी आ सकता है, इनकम आई है तो। भाई जहां जहां से आपको इनकम हो सकती है वहां वहां से लॉस भी हो सकता है। तो अगली टर्म हम पढ़ेंगे लॉस। हमने अगली टर्म पढ़ेंगे हम लॉसेस। Loss is the excess of expense of a period over its revenue. मतलब रेवेन्यू तो कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, तो क्या इनकर हो जाएगा? लॉस। आपको रेवेन्यू में पता है क्या होता है? रेवेन्यू सपोज आपको मिला 12 रुपए का और आपके खर्चे कितने हो गए? 14 रुपए के, तो आपको कितने का नुकसान है? 2 रुपए का। समझ आ रही बात? रेवेन्यू कम है, खर्चे ज्यादा हैं, तो आपको क्या होएगा? लॉस। यही लिखा हुआ है, लॉस इज द एक्सेस, लॉस इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस। मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस मतलब खर्चे ज्यादा हैं ऑफ अ पीरियड ऑफ ओवर इट्स रेवेन्यू, रेवेन्यू से इसके खर्चे ज्यादा हैं। इट डिक्रीजेस द ओनर्स इक्विटी। सेम, जब गेन होने पर ओनर्स की इक्विटी बढ़ रही थी गेन के केस में, तो लॉस के केस में क्या होगा? ये डिक्रीज हो जाएगी। It is a broader term and include loss, incurred loss in its operating a business. Loss में वही, ये broader term है, इसमें वो वाले losses भी कवर हो जाते हैं, ये वो वाले लॉस भी कवर करता है जो लॉस होते हैं इन्हें फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो लॉस हुए हैं वो भी ये कवर कर लेता है। ठीक है। मनी और मनीज बट लॉस्ट अगेंस्ट विच द फर्म रिसीव नो बेनिफिट, एग्जांपल कैश गुड्स। सपोज करो कैसा लॉस हो सकता है? भाई एक तो आपका लॉस ये है कि रेवेन्यू कम है और खर्चे ज्यादा हैं। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा क्या हो सकता है? थेफ्ट, चोरी हो गई, आपका स्टॉक चोरी हो गया, ये भी नुकसान है। ये तो अनएक्सपेक्टेड ही है बिल्कुल, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। या फिर आग लग गई, आग लग गई, सामान जल गया,
आप कहाँ से कॉस्ट कवर करोगे? तो ये सब क्या है? लॉसेस है। तो लॉसेस कैसे भी हो सकते हैं? जो हम बिजनेस कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से भी लॉसेस हो सकता है। हम माल खरीद के लाए 14 का और हमें बेचना पड़ा 13 का। हमें खरीद के लाए, कॉस्ट हमने खर्चा किया, एक्सपेंस करा 14 रुपए का और हमें रेवेन्यू मिला 13 रुपए का। 14 का खरीद के लाए, 13 का बेचा, 1 रुपए का नुकसान हो गया। या फिर सामान, स्टॉक आपका चोरी हो गया, 14 रुपए का सामान था, चोरी हो गया, कुछ नहीं मिला, तो आपका 14 रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है। या फिर आपने क्या करा, नॉन रिकरिंग नेचर की क्या आएगी भाई? देखो ये तो आ गया आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाला, ये हो गया अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला। और नॉन रिकरिंग नेचर वाला कौन सा था, जो हमने गेन में पढ़ा था? उसका ऑपोजिट क्या होगा कि आपने लैंड सेल किया, और सपोज करो लैंड थी 1 लाख रुपए की, और आपने उसे सेल करनी पड़ी 90,000 रुपए की। आपको उसे सेल करनी पड़ी 90,000 रुपए की, तो आपको कितने का लॉस हो गया? 10,000 रुपए का। ठीक है। तो ये हमारा गेन, ये तो हमारा है गेन का ऑपोजिट। ये है हमारा अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ऑपोजिट, और ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। हमने पढ़ा था ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या होता है? इनकम होती है। और नॉन रिकरिंग नेचर की ट्रांजेक्शन हो, उससे क्या होता है? गेन होता है। एक बार इसे समझ कर लेते हैं। हमने पढ़ा था इनकम। इनकम कहाँ से था? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्लस अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर हमारा था प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ से था आपका? ओनली फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर आपका आता है गेन। ये कहाँ से था? फ्रॉम नॉन नॉन रिकरिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये था। इसमें जैसे था भाई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो आएगी आएगी, सेल का आपका जिस चीज का भी आप गारमेंट सेल करते हो वो, प्लस सपोज मान लो इंटरेस्ट इनकम आ रही है आपकी, या आपको कहीं से और इनकम आ रही है जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, या आपको कहीं और से इनकम आ रही है जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। यहाँ पे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या आएगा? केवल सेल से। और यहाँ पे क्या आएगा? सेल ऑफ लैंड और मशीन, या फिर फर्नीचर। मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो नॉन रिकरिंग नेचर की है, आप बहुत रेयरली वो एक्टिविटी करते हैं। तो ये तो इसके गेन के केसेस थे। सेल करने पे आपका नुकसान भी हो सकता है, या फिर आपका सामान चोरी हो गया, आग लग गई, तो वो क्या हो जाएगा? अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेल करने पे नुकसान हुआ, हमारा बिजनेस चल रहा था, हमें माल सस्ते पे बेचना पड़ा या हमें डिस्काउंट ज्यादा देना पड़ा, कुछ भी हो गया, तो वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लॉस हो गया। सब, और लॉस तीनों के लिए कॉमन है, इसके लिए भी लॉस आएगा, यहाँ पे भी लॉस आएगा, और यहाँ पे भी लॉस आएगा। जैसे हमने लैंड सेल किया, उस पे गेन भी हो सकता है और उस पे लॉस भी हो सकता है। हमने माल सेल किया, उस पे हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। हमारी सेल या कोई और ऑपरेटिंग एक्टिविटी या अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से उनसे इनकम भी हुई और लॉस भी हो सकता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा पूरा ये कंसेप्ट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है। अब छोटी छोटी सी टर्म्स बची हैं, जो बड़ी बड़ी टर्म्स थी ना वो काफी कुछ कवर हो गया है।
अब हम छोटी छोटी सी टर्म्स पढ़ेंगे। अगली टर्म है परचेजेस। परचेजेस मतलब क्या, जो भी हम खरीद के लाए, जो भी हम खरीद के लाए। The term purchase is used for an account to record purchase of the goods or raw material for resale or for हमने क्या करा, goods purchase करे resale के लिए, या हम raw material purchase करके लाए प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। Which are to be sold. Purchase include both cash, और परचेज में क्या आती है, कैश प्लस क्रेडिट दोनों आती हैं। कैश परचेज भी हो सकता है, क्रेडिट परचेज भी हो सकता है। जो कैश से होती है उसे हम क्या कहते हैं, जो परचेज कैश से होती है, मतलब हम सामान खरीद के लाए और हैंड टू हैंड कैश दिया है, उसे हम कहते हैं कैश परचेज। जो परचेज हम क्रेडिट पे करके लाए, उधार पे परचेज करके लाए, उसे हम कहते हैं क्रेडिट परचेज। और जब हम क्रेडिट परचेज करके लाते हैं तब क्या होता है, हमारे क्रेडिटर्स भी जनरेट हो जाते हैं, क्योंकि हमने सामान खरीदा, हमें पैसे देने हैं, हमने अभी पैसे नहीं दिए, हमें बाद में पैसे देने हैं, और जब हमें बाद में पैसे देने होते हैं, किसको देने होते हैं, क्रेडिटर्स को देने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, बैलेंस शीट का इफेक्ट है ये, और यहाँ पे कैश कम हो जाएगा, ठीक है। गुड्स तो दोनों के केस में बढ़ेंगे ना, यहाँ पे भी गुड्स आ गए और यहाँ पे भी गुड्स आ गए, गुड्स तो दोनों केस में बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कैश कम हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। तो परचेज मतलब क्या होता है, या तो हम गुड्स परचेज करके लाए, भैया आप गारमेंट्स खरीद के लाए और गारमेंट्स परचेज करके लाए और आपने ऐसी गारमेंट्स सेल कर दिए। आप रॉ मटेरियल परचेज करके लाए, रॉ मटेरियल परचेज करके लाए मतलब क्या, आपने सपोज करो आप थ्रेड, धागा खरीद के लाए, आप थ्रेड खरीद के लाए और आपकी बेडशीट बन गई, भाई धागे से तो बनेगी, ठीक है। तो आप परचेज करके क्या लाए, रॉ मटेरियल, और उसमें फाइनल गुड्स क्या है आपका, बेडशीट, ठीक है। ये आपका हो गया परचेजेस। परचेज क्या था, परचेज दो टाइप की थी, कैश और क्रेडिट। जब हम कैश में परचेज करके लाते हैं तो किसे कहते हैं कैश परचेज, जब हम क्रेडिट में परचेज करके लाते हैं फिर कहते हैं क्रेडिट परचेज। कैश परचेज करके लाएंगे तो कैश कम हो जाएगा, क्रेडिट परचेज करके लाएंगे तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, गुड्स दोनों केस में बढ़ेंगे। अब आता है परचेज रिटर्न। टर्म से ही समझ में आ रहा होगा परचेज रिटर्न का मतलब क्या है। आपने सामान खरीदा, गुड्स या आपके लिए रॉ मटेरियल जो भी है आपने परचेज किया, आपको पसंद नहीं आया या आपका ज्यादा आ गया, या कोई भी रीजन, कोई भी एनी रीजन, कोई भी रीजन की वजह से आपको वो माल वापस करना पड़ा, रिटर्न करना पड़ा, तो हम क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न। जब भी हमें सामान कोई खरीद के लाए, हमें पसंद नहीं आया, तो हम उसे क्या कहेंगे, परचेज रिटर्न। उस सामान वापस करके आ रहे हैं, ठीक है। जब हम सामान वापस करके आते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, गुड्स परचेज में बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीजन, से दे आर डिफेक्टिव, सामान खराब था तो इसलिए हमें वापस करना पड़ा। गुड्स आर रिटर्न आर नोन एज परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड, इसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड, मतलब हमने वापस कर दिया, आउट कर दिया, बाहर कर दिया सामान। हम जब सामान खरीद के लाए और हमारा सामान डिफेक्टिव निकला या ज्यादा आ गया या हमें पसंद नहीं आया, किसी भी कारण की वजह से हमने वो सामान वापस, पहले हम गुड्स लेकर आए, हम लेकर आए अपने एंटिटी में, और हमें किसी भी कारण से ये सामान पसंद नहीं आया तो हमने ये गुड्स वापस कर दिए, तो हमारे ये क्या हो जाएगा, परचेज। हम गुड्स खरीद के लाए उसे कहते हैं परचेज, जो हमें गुड्स खरीदे वो वापस करें उसे कहते हैं परचेज रिटर्न। अब आता है सेल्स। नेक्स्ट टर्म कौन सी है, सेल्स। सेल्स क्या होती है, द टर्म सेल इज एसोसिएट विद द यूज और विद और यूज फॉर सेल ऑफ गुड्स। ये टर्म यहाँ पे कहाँ पे यूज की जाती है, सेल ऑफ गुड्स। जब हम कोई भी सामान बेच रहे हैं, जब हम कोई भी सामान बेच रहे हैं,
दीज गुड्स में बी परचेज फॉर रीसेल, ये हमने या तो परचेज करी होगी या हमने बनाई होगी, मैन्युफैक्चरिंग की होगी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। भाई देखो ना आप, एक होता है बिजनेस शॉप, एक होती है फैक्ट्री। दुकानदार क्या करता है, सामान खरीदा और उसे बेच दिया। फैक्ट्री वाला क्या करता है, रॉ मटेरियल खरीदता है, ठीक है, उस पे काम करता है, WIP वर्क इन प्रोग्रेस, फिर उसका फिनिश गुड बनाता है, ठीक है, फिर उसे सेल करता है। ये फैक्ट्री वाले का काम होता है, ये दुकानदार का काम होता है ना। तो डिफरेंस समझ आ रहा है, आप परचेज करके लाओगे यहाँ पे गुड्स और उसे रीसेल कर दिया। आपने परचेज करा रॉ मटेरियल, उस रॉ मटेरियल पे काम करा, भाई वर्क करा उस पे, तभी तो फिनिश गुड बनेगा। रॉ मटेरियल अपने आप तो फिनिश गुड बन नहीं जाएगा, आप उस चीज के ऊपर काम करोगे तभी तो फिनिश गुड बनेगा। सपोज करो पेपर बैग बन रहे हैं, पेपर से क्या सीधा बैग बन जाएंगे, पेपर को बैग बनाओगे, उस पर काम करोगे तभी तो फिनिश गुड बैग होगा। तो उस फिनिश गुड को आप पेपर लाके आपने फिनिश गुड बनाया और उसे सेल कर दिया। तो ये क्या होता है, फैक्ट्रीज में होता है। तो वो यही कह रहा है, सेल मतलब सेल ऑफ गुड्स, या तो आप परचेज करके लाए, आप परचेज करके लाए और आपने उसे रीसेल कर दिया, और आपने मैन्युफैक्चरिंग करा फिर उसे सेल कर दिया, ठीक है। तो सेल, द टर्म सेल इज एसोसिएट विद और यूज फॉर सेल ऑफ गुड्स, दीज गुड्स मे बी परचेज्ड for resale or manufactured by the enterprises. The term sales include both cash and credit. Sales भी फिर दो टाइप की होती है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स मतलब क्या, गुड्स तो आपके कम हो जाएंगे, सेल कर दोगे सामान कम हो जाएगा। आपके पास 100 पेपर बैग थे, आपने 40 बेच दिए, तो आपके पास कितने बचे, 60 बचे, तो गुड्स कम हो गए और आपके पास कैश बढ़ जाएगा। उसने कैश सेल्स करी है, 40 पेपर बैग खरीदे हैं, एक बैग 10 रुपए का है, 400 रुपए का सामान आएगा, तो आपके पास 400 से कैश बढ़ जाएगा। क्रेडिट सेल में भी क्या होएगा, भाई सेल्स होगी तो गुड्स कम हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कैश तो आया ही नहीं, यहाँ पे कैश तो आया ही नहीं। तो जब हम सेल करते हैं और क्रेडिट पर सेल करते हैं तो हमारे क्या इंक्रीज, क्या हमारे पास कौन सी टर्म यूज करेंगे हम, हमने पहले डिस्कस किया हुआ, एक बार सोचो, तो हमारे क्या बढ़ जाएंगे, डेटर्स। जब हम उधार पे सेल करते हैं, सेल का पैसा हमें बाद में मिलेगा, तो कौन हमें बाद में पैसा देगा, जो हमें बाद में पैसा देगा उसे हम क्या कहते हैं, डेटर्स, उसे हम क्या कहते हैं, डेटर्स। फिर नेक्स्ट आती है सेल्स रिटर्न। भाई हमने माल बेच दिया, जो बंदा खरीद के ले गया उसे पसंद नहीं आया, वो हमारा सामान वापस दे गया, तो इसे हम कहते हैं सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवॉल्व, ठीक है। भाई हमने सेल किया, कोई बंदा परचेज करके ले गया होगा, भाई किसी ने खरीदा होगा तभी तो हमने बेचा है, जिसने खरीदा उसे माल पसंद नहीं आया तो वो दे गया, डिफेक्टिव निकला कुछ भी है तो वो हमारी परचेज रिटर्न हो जाएगी। तो गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न बाय द परचेजर आर टर्म्ड एज सेल रिटर्न। अगली टर्म आती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अगली टर्म ये हमने थोड़ा डिस्कस कर रखा है, इसके बारे में थोड़ा सा बुक से पढ़ लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, revenue from operation means revenue earned by an enterprises from its operating activity। जो भी रेवेन्यू हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मिलता है, जो भी हम रेवेन्यू अर्न करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, वो हमारा क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब आपको इस टर्म में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे ख्याल, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी होती है, हमने भी बहुत सारा डिस्कस किया इसके बारे में,
तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है, ये आपको नहीं कंफ्यूजन होना चाहिए, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, जिस भी चीज का आपका मेन बिजनेस है ना, जो भी आप कर रहे हो, सपोज करो बहुत सारी शॉप है, एक क्लोथ सेल करता है, ठीक है, एक केवल लैपटॉप सेल करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल करता है, एक कॉस्मेटिक सेल करता है, ठीक है, एक स्वीट सेल करता है। आपने देखा होगा भाई, आपको आप कॉस्मेटिक की शॉप पे आपको मिठाई तो मिलेंगी नहीं, मिठाई की शॉप पे कॉस्मेटिक नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपको क्लोथ्स नहीं मिलेंगे, क्लोथ्स की दुकान पे आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं मिलेगा। तो सबका अपना अलग अलग बिजनेस है। तो ये है सपोज ए बी सी डी ई, ये 5 बंदे हैं। तो ए के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, सेल ऑफ गारमेंट्स। बी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है, सेल ऑफ लैपटॉप, या फिर लैपटॉप, ये प्रिंटर भी सेल करता है, लैपटॉप की चार्जर एंड ऑल सब कुछ, मतलब लैपटॉप और उसकी एसेसरीज। इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो सी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, सेल ऑफ टीवी, फ्रिज और एसी और आपका अवन, ठीक है, और आपकी वॉशिंग मशीन, ये उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है। तो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या हुई, सेल ऑफ टीवी वगैरह। ये कॉस्मेटिक बेचते हैं तो इनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, सेल ऑफ कॉस्मेटिक्स। और स्वीट्स के लिए क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई, सेल ऑफ स्वीट्स, वहाँ सब तरीके की मिठाइयाँ मिलती हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जिस बंदे का जिस चीज का बिजनेस है, उस बिजनेस करके वो बिजनेस, उस बिजनेस को करके उसे जो प्रॉफिट हो रहा है, उसे जो रेवेन्यू मिल रहा है, उसे कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो उसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, जिस भी चीज का उसका बिजनेस है। अब आता है नेक्स्ट टर्म गुड्स। गुड्स हमने वैसे पढ़ रखा है, लेकिन एक बार बुक से पढ़ लेते हैं। गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज टू बी सोल्ड। गुड्स का मतलब क्या होता है, फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड, मतलब ट्रेड मतलब क्या, व्यापार, व्यापार, आई होप कि सही है। फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड मतलब क्या है, फिजिकल आइटम मतलब जिसे आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, टच कर सकते हो, छू देख सकते हो, वो हमारा फिजिकल है। फिजिकल है, कोई चीज की एग्जिस्टेंसी है, और उस आइटम को हम यूज कर रहे हैं अपने ट्रेड में, उस आइटम को हम यूज कर रहे हैं हम अपने ट्रेड में, जो हम अपनी ट्रेड में यूज कर रहे हैं। और गुड्स को हम क्या करके लाते हैं, परचेज करके लाते हैं या फिर मैन्युफैक्चर, और हम इसे क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज टू बी सोल्ड, जो कि खरीदे जाते हैं बेचने के लिए। द टर्म अप्लाइज टू ऑल द आइटम मेकिंग अप द सेल और परचेज ऑफ द बिजनेस। गुड्स हम उन सभी आइटम्स को बोलेंगे, ऑल आइटम्स, गुड्स हम उन सभी आइटम्स को बोलेंगे जो कि बिजनेस में, जो बिजनेस करने के लिए, जो बिजनेस करने के लिए सेल और परचेज हम करते हैं, सेल और परचेज हम करते हैं बिजनेस करने के लिए। गुड्स मतलब, गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज टू बी सोल्ड। गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड, ये व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए फिजिकल आइटम्स हैं जो कि परचेज किए जाते हैं बेचने के लिए। हम किसी भी चीज का ट्रेड कब करेंगे, जब हम उसे परचेज करके दोबारा सेल कर देंगे, तभी तो हम कुछ प्रॉफिट या इनकम अर्न करेंगे, हम तभी तो कुछ अर्न करेंगे। तो जब हम अर्न कर रहे हैं, इसका मतलब तभी तो हम बिजनेस कर रहे हैं।
बिजनेस हम करते ही क्यों है? कोई भी इंसान अगर बिजनेस कर रहा है, कोई भी इंसान क्यों बिजनेस कर रहा है? अर्न करने के लिए, ठीक है। और अर्न हम कब करेंगे? जब हम कुछ चीज परचेज करके दोबारा बेचेंगे, तभी तो हम कुछ कमा पाएंगे। अगर हमने परचेज करके रख लिया, बेचेंगे ही नहीं, तो हमें कैसे कुछ कमा पाएंगे हम? तो इसे बेचना, खरीदना और फिर बेचना, ये बिजनेस होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्रेड कहते हैं। तो ट्रेड के लिए हम जो भी गुड्स परचेज करते हैं प्रॉफिट या लॉस करने के लिए, उसे हम गुड्स कहते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए जो भी सामान परचेज करते हैं, सेल करते हैं, जिस सामान को परचेज सेल किया जाता है उसे गुड्स कहते हैं। गुड्स मीन्स ऑल आइटम्स दैट आर फिजिकल एक्सिस्टेंसी दैट आर परचेज टू बी सोल्ड, जो परचेज किए जाते हैं खरीदने के लिए। स्टेटिंग डिफरेंटली, दे आर द स्टॉक एंड ट्रेड ऑफ एन एंटरप्राइजेस। इसे हम क्या कहते हैं? दे आर स्टॉक इन ट्रेड। जब हमने सामान खरीदा, जब हम कोई भी गुड्स परचेज करके लाए और हमने उसे अपने गो डाउन में भर लिया, तो हम उसे क्या कहते हैं? कि हमारा ये स्टॉक है ट्रेड के लिए, व्यापार करने के लिए हमारा स्टॉक है। इन ट्रेड ऑफ एंटरप्राइज, परचेज और मैन्युफैक्चर विद द पर्पस ऑफ सेलिंग। या फिर हमने सामान परचेज, वही दो चीज होती है, या तो हम सामान खरीद के लाके फिर बेच देंगे, या हम सामान बना के फिर बेच देंगे। या तो हम सामान बना के बेच देंगे, या फिर हम सामान खरीद के बेच देंगे। लेकिन मोटिव क्या है? बेचना। हम सेल तो करेंगे ही करेंगे, ना तो हम परचेज करके अपने गोडाउन में रख लेंगे और ना ही हम मैन्युफैक्चर करके अपने गोडाउन में रख लेंगे। परचेज करेंगे तब भी सेल करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे तब भी सेल करेंगे। जब हम सेल करेंगे तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा, तभी तो ट्रांजेक्शन होंगी। तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेड, व्यापार करना। उसे हम क्या कहते हैं? ट्रेड, व्यापार करना। जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचते हैं उनके लिए टीवी, फ्रिज, एसी सब क्या है? स्टॉक है। और जो स्टेशनरी का सामान बेचते हैं उनके लिए स्टेशनरी क्या है? स्टॉक इन ट्रेड है, गुड्स है। उनके लिए स्टेशनरी गुड्स है। तो जिस भी चीज का बिजनेस होता है, हमने अभी ऊपर देखा था ना कि भाई क्लोथ्स वाले के लिए गुड्स क्या है? क्लोथ्स। वही गारमेंट शॉप है ये, तो उनके लिए गुड्स क्या है? क्लोथ्स। ये इलेक्ट्रॉनिक लैपटॉप की शॉप है, तो उनके लिए गुड्स क्या है? लैपटॉप। तो उनके लिए लैपटॉप ये स्टॉक में रखते हैं अपने पास। ऐसा तो है नहीं इनके पास एक ही लैपटॉप होता होगा, इनके पास बहुत सारे लैपटॉप होते होंगे और अलग अलग कंपनी के होते हैं, कि जो हम कोई भी जाके खरीद सकते हैं। तो उनके लिए स्टॉक क्या है? गुड्स क्या है उनका? लैपटॉप। जिनकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की दुकान है उनके लिए गुड्स क्या है? एसी, फ्रिज, ये सब उनके लिए क्या है? टीवी, एसी, फ्रिज, ये सब उनके लिए क्या है? उनके लिए गुड्स है, उनका स्टॉक इन ट्रेड है। सेम कॉस्मेटिक वालों के लिए, जो भी उनके पास कॉस्मेटिक का सामान है उनका गुड्स है। और जो स्वीट्स की दुकान है उनके लिए गुड्स क्या है? उनकी सारी मिठाइयाँ। तो गुड्स समझ में आ गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या होती है? बिजनेस क्या होता है? ट्रेड क्या होता है? एक चीज और, सपोज करो आपने स्टेशनरी खरीदी, स्टेशनरी परचेज करके लाए, ठीक है। बहुत सारी स्टेशनरी परचेज करके लाए, मतलब 100 बॉक्सेस पेन के, 100 बॉक्सेस पेंसिल के, 100 बॉक्सेस, 100 कार्टन ऑफ बुक्स, या आपने रजिस्टर या कॉपी हम जिसे कहते हैं, वो सब आप खरीद के लाए बहुत सारी। तो आपने ये अपनी शॉप पे रखा हुआ है इसे रीसेल करने के लिए। रीसेल करने आप खरीद के लाए, जिससे खरीद के लाए उसने सेल किया, आप खरीद के लिए आए। तो ये आपके लिए क्या है? ये सारा सामान आपके लिए क्या है? गुड्स। अब आपने इसे स्टॉक कर लिया। भाई एक दिन में तो 100 के 100 पेन बॉक्सेस, एक बॉक्स में 10 पेन है, तो एक दिन में तो 1000 पेन नहीं बिक जाएंगे आपके। एक दिन में आपकी 1000 पेंसिल नहीं बिकेंगी, एक दिन में आपकी 1000 रजिस्टर्स नहीं बिकेंगे। तो ये आपने क्या कर लिया? स्टॉक। किसके लिए? ट्रेड के लिए। तो हम इसे क्या बोलेंगे? स्टॉक के ट्रेड। ये क्यों करें? स्टॉक करने के लिए। स्टॉक क्यों करें? ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए, दोबारा बेचने के लिए। तो इसे हम क्या करेंगे? स्टॉक इन ट्रेड। सपोज करो सेम प्लेस आप स्टेशनरी परचेज करके लाए,
1 पेन, 2 पेंसिल, 5 रजिस्टर। किसके लिए? अपने पर्सनल यूज के लिए। तो आपने ये सब सामान खरीद के आपने अपनी अलमीरा में रख दिया, अपनी स्टडी टेबल पे रख दिया, स्टडी टेबल पे रख दिया। तो आपने क्या ये व्यापार करने के लिए रखा है? आपने इसे स्टॉक करा है? नहीं। इसे क्या हम स्टॉक इन ट्रेड बोलेंगे? नहीं। ये तो आपने, ये हमारा स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, ये हमारा स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, ये आपने व्यापार करने के लिए नहीं रखा, ये तो आपने अपने पर्सनल यूज के लिए रखा है। ये हमारे पर्सनल यूज के लिए हैं, बिजनेस के लिए नहीं, बिजनेस के लिए नहीं है। तो ये हमारी क्या बिजनेस ट्रांजेक्शन है? नहीं। और क्या ये हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन है? क्या ये हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन है? हाँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। आप यहाँ तक अपना सारा कवर कर लेना, शुरू से लेके यहाँ तक एक बार सारा रिव्यू कर लेना। कहीं पे डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ लेना, जो भी आपको डाउट है, जो भी टर्म आपको समझ नहीं आई है, कहीं पे कोई चीज अगर नहीं समझ आई है तो आप प्लीज मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिए। बस इसमें थोड़ी सी टर्म्स और बची हैं, वो शायद कल, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में, शायद 2 लेक्चर और लगेंगे और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। अभी थोड़ा थ्योरी चल रहा है तो उससे शायद थोड़ा लगे, जब प्रैक्टिकल शुरू होगा तो और भी मजा आएगा। इन टर्म्स को अच्छे से समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सारी टर्म्स आपको अभी आगे पढ़ने को मिलेंगी। तो उस टाइम पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग्स क्या होती है, तो हमें पता ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है, कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसकी बेसिक बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी टर्म्स हमें बहुत हेल्प करेंगी। तो एक बार सारी टर्म्स को अच्छे से पढ़ लेना, सब रिवाइज कर लेना, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी टर्म में तो प्लीज आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।